दीन में न तेरा में, राजा जाने और राजे का राजदार जाने, हमें क्या पता। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मियां नवाज शरीफ के बयान पर भारत से शदीद रद्द अमल सामने आने के बाद अमेरिका भी अब भारत की जुबान बोलने लगा है। अमेरिकी महकमा दिफा की तर्जुमान डीना डी वाइट ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर तो है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भी है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अब फैसला कुन मोड़ है खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर। और बात होगी मियां नवाज शरीफ साहब के बयान पर। पार्टी के अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होने शुरू हो गई है और गो के इसमें अब सूरत हाल इस तरह की है कि मियां नवाज शरीफ तो अपने बयान पर कायम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर मुख्तलिफ सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और वो भी उनकी मर्जी के बगैर। तो इससे कन्फ्यूजन जो पार्टी में पैदा हुई है, इसका लेवल क्या है और इसके पार्टी पर असरात क्या मुरतब होंगे। इंतखाबात भी करीब हैं। दूसरी जानिब हफ्ते में दूसरी मरतबा कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें दाखिली और खारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया गया, उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। और बात होगी कि आने वाले इलेक्शन में चूंकि इंतखाबात अब करीब हैं, कुछ ही दिन रह गए हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में, तो मंगल के रोज निगरान सेटअप पर उम्मीद की जा रही है कि इत्तफाक राय हो जाएगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर। लेकिन अहम सवाल यह है कि आने वाले इलेक्शन में कौन से फैक्टर्स अहम होंगे वोटर्स के लिए। स्कैंडल्स अहम होंगे, मंशूर अहम होंगे, या फिर जो मुख्तलिफ पार्टियों की मुतलका हुकूमतें थी उनकी कारकर्दगी जो है वो डिसाइसिव रोल प्ले करेगी वोटर्स के डिसाइड करने में। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर-ए-आज़म के। और अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोबे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब, मियां नवाज शरीफ के बयान पर पहले भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा और उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी ये जो बयान सामने आया है अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान की जानिब से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर तो है, लेकिन दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भी है और पाकिस्तान के लिए अब फैसला कुन मोड़ है इस वक्त जो सूरत हाल है। तो मियां नवाज शरीफ के बयान को कुछ लोग आलमी एजेंडे से लिंक कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके लोकल जो भी हैं इसके मुहर्रिकात थे। आपकी दानिश में इस अहम मौका पर जबकि इलेक्शन करीब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयान का मकसद क्या हो सकता है? पाकिस्तान की पहली तारीख में इन्हीं बुनियादों पर इलेक्शन होते थे और इस दफ़ा तवक्को था कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन होंगे, क्योंकि तीनों पार्टियां जो बड़ी हैं इनके सूबों में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की और नून की भी, और नून की फेडरल गवर्नमेंट भी थी। तो तवक्को ये थी कि अगर सारा कुछ नॉर्मल चलता रहता तो शायद परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन होते, एजेंडे के ऊपर होते। लेकिन चूँकि अब एक सूरत हाल डिफरेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नाअहली की सज़ा भी भुगत रहे हैं और केसेस भी भुगत रहे हैं, तो उन्हें ये रास्ता बेहतर नज़र आया है कि वो अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस में अपना नाम लिखवा कर उस बुनियाद पर वोट मांगे, जैसे कि पहले प्रो पीपल्स पार्टी फोर्सेस जो हैं वो मांगती थी। और अब चूँकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पे स्पेस कम है पंजाब में, इसलिए वो चाहेंगे या चाहते हैं कि वो स्पेस लें और साथ ही अपने मुखालफों को वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट साबित करें। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने ये बात की है, जहां उन्होंने आलमी जो फोर्सेस हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि मुझे करप्शन पे सज़ा नहीं मिल रही, मुझे तो इस नैरेटिव से इख्तलाफ की सज़ा मिल रही है, वहाँ उन्होंने अपने आप को जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक को अपील करने की कोशिश भी उनकी इसमें है। तो मुसद्दिक मलिक साहब, पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो की बात बड़े शोर और शोर के साथ करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं वो खलाई मखलूक और इसके अलावा जो वो बात करते हैं कि राज अफशा करने की, इस तरफ वो ज़्यादा उनका जोर है। तो क्या इसे शिफ्ट समझा जाए मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। ये बड़ी अच्छी 2-3 बातें की हैं सुहेल वड़ाइच साहब ने, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस, करप्शन वर्सेस नैरेटिव, ये बड़ी अच्छी तफरीक है। मैंने बड़ी कोई इस पर गौर नहीं किया, मगर बज़ाहिर इनकी बातें जो हैं उनमें बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क मिलता है तज्ज़िया करने के लिए। दूसरी जो बात आपने उन्होंने कही वो भी ठीक है, करप्शन वर्सेस ये जो इस वक्त नैरेटिव चल रहा है जिसका आपने जिक्र किया, तो करप्शन के ऊपर तो उनको निकाला ही नहीं गया। अगर 1-1.5 साल के बाद आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब ने क्या तकरीर की थी, मखदूम साहब ने,
वो अभी PTI के सदर से जैसे ही उन्होंने सदारत छोड़ी तो ये गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी। फिर आपको याद होगा कि वो जो पिटिशन गई उसको फ्रिवलेस कहा गया, फिर एक बेंच बना, फिर दूसरा बेंच बना, फिर तीसरा बेंच बना, फिर JIT बनी। तो उसके बाद फिर करप्शन पे निकाल देना चाहिए था ना। उसके बाद अगर आप करप्शन पे नहीं निकाल सके, फिर आप इकामा ले आए, फिर आपने इकामे पे निकाला, उसके बाद आपने बुनियादी हकूक़ की नई इंटरप्रटेशन की जो बेनज़ीर के दौर में हुई थी ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़, उस इंटरप्रटेशन को ताक पे रख के कहा कि नहीं बुनियादी हकूक़ के अंदर पढ़े जा सकते हैं इखलाकियात को। दोबारा आता हूँ मैं आपकी तरफ डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बात आपकी दोबारा तरफ आएंगे। नहीं बुहारी साहब, पहले मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि मेरे सीने में राज दफन है, मैं वो राज वक्त आने पर अफशा कर दूंगा। उसके बाद फिर कुछ ही दिनों बाद ये इंटरव्यू उनका आ जाता है मुंबई हमलों से मुतल्लिक, और अब वो कह रहे हैं कि धरनों के असल किरदारों को भी वो बेनकाब करेंगे। तो आपने कैसे इंटरप्रेट किया है इस सीरीज ऑफ इवेंट्स को? थैंक यू समर। बात यह है कि अभी आपने इंट्रो में कहा कि अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मियाँ साहब की जो स्टेटमेंट आई थी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है कि बिलाशुबा पाकिस्तान बड़ा मुतासर हुआ दहशत गर्दी से, लेकिन वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। इसी बात पे तो मैं कहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट मियाँ साहब की थी, ये पहले भी हम एक्यूज़ होते रहे इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, फिर अमेरिकन्स की तरफ से, और फिर डू मोर का मुतालबा आता रहा। तो ये हम कहते हैं कि मियाँ साहब ने एंडोर्स किया उन सारे एलिगेशंस को। तो ये रियासत को और स्टेट के ख़िलाफ़ बात की उन्होंने। अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल माइलेज लेनी है तो पाकिस्तान में बैठ कर पॉलिटिक्स करें, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ पे जो पॉलिटिक्स है उस पर करें, रिलीफ देने के हवाले से बात करें, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, क्रिटिसिज्म के हवाले से बात करें, जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके बारे में बात करें। लेकिन वो एलिगेशंस को एंडोर्स करना मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी है और रियासत दुश्मनी है। दूसरी बात, आपको ये देख लें कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जी करप्शन पे नहीं निकाला। बिलाशुबा करप्शन के केसेस अभी चल रहे हैं और वो ट्रायल कोर्ट तो थी ही नहीं, वो तो एग्ज़ामिन कर रही थी इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, और उस पर उन्होंने निकाला कि इन्होंने मिस स्टेटमेंट की, इन्होंने कंसील किया। तो जो करप्शन के एलिगेशंस हैं वो GIT लेके आई, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया कि इसको एग्ज़ामिन कर ले और ट्रायल हो जाए और इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो मेरा हाल प्रोसेस भी कंप्लीट होने वाला है। आइंदा वाला जो इंतखाबात जो हैं वो बात इस्टेब्लिशमेंट के बिलाशुबा ये परवान चढ़ते रहे एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, और वो जो एलिगेशंस एयर मार्शल असगर ख़ान के केस के हैं उस पर प्रॉबेबली अभी उन्होंने अपना बयान पहले भी रिकॉर्ड करवाया है और अभी बाकी भी उसकी फाइंडिंग्स आने वाली हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनको सपोर्ट करती रही है। अब किसी मरहले पे उनको अगर सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की नहीं मिल रही है तो ये अब ये थ्रेट करना शुरू कर दें कि मेरे दिल में कोई राज है और वो राज अफशा करूँगा। मैं समझता हूँ अगर कोई राज वाली बात थी तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने क्यों बुज़दिली का मुजाहरा किया उस वक़्त जब 2014 में अगर धरने में कुछ रियासत के अदारे शामिल थे तो आप प्राइम मिनिस्टर थे ना, आप एक्शन लेते उन रियासत के अदारों के बंदों के खिलाफ, आप जुर्रत का मुजाहरा करते, आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे कि मैं वक्त आने पर यह राज खोलूंगा। उस वक्त भी यही बात करते। बात वक्त आने पे नहीं है, बात यह है कि ही वाज प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, तो बतौर प्राइम मिनिस्टर ही शुड हैव टेकन सम एक्शन। उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? अब राज अगर खोल देंगे तो क्या होगा? बात ये थी ना, जब इनके इक्तदार इनके पास था, मनसब इनके पास था, कुव्वत इनके पास थी, आइन इनके सपोर्ट कर रहा था, पॉलिटिकल फोर्सेस इनको सपोर्ट कर रही थी, खुद नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी थी कि हम किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेस से सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे। दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अलीमुद्दीन खान साहब, नवाज शरीफ साहब जब ये सारी बातें करते हैं तो वो कौमी कमीशन बनाने की बात भी करते हैं कि कौमी कमीशन बना दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत क्यों करती है? हो जाने दें दूध का दूध पानी का पानी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी सियासत और अपनी करप्शन के बचाव की जंग लड़ रहे हैं और इसके लिए वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनको अपना बचाव मुमकिन नजर आए। सियासत में आपसे
अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो फिर उसके ठीक करने का मौका आपको एक ही सूरत में मिल सकता है, और वो ये है कि आप अपनी उस गलती को तस्लीम करें और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने गलती के ऊपर गलती की है, और सबसे बड़ी गलती ये की कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया कि अभी आपके प्रोग्राम से पहले ही मैं ये देख रहा था, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस का जो बयान का मतन है कि उनका अब ये बयानिया मजबूत हो रहा है, और उनसे पूछा गया मियां साहब के बारे में, और उसके हवाले से उन्होंने ये बात अमेरिका से अब निकली है कि पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दी का शिकार है बल्कि ये दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भी है। उनको हमारे अंदर से कोई ऐसी बात, क्रेडिबल बात चाहिए थी जिसके बाद अपना वो बयानिया जो बड़े अरसे से है, 1988 में रूस तोड़ने के बाद अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान से, और उसके बाद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स और पाकिस्तान फौज ये उनके निशाने पे है। हमेशा से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान फौज को रोग आर्मी डिक्लेयर किया जाए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को एट द एंड ऑफ द डे टारगेट किया जाए। मियां साहब का ये बयान जो है जो उन्होंने दिया है, चाहे उनका जो भी दिल में बात थी, हमें नहीं पता उनके दिल में क्या था, इस बयान से बज़ाहिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों को बहुत तक़वियत मिली है, और पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में कमजोर करने की कोशिश की गई है। और वो लोग समर अब्बास साहब जो पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तान से बाहर भी नेशनलिज्म की आड़ में पाकिस्तान और पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान के दिफा के इदारों को हिट करते हैं। बन जाए अली मोहम्मद खान साहब, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, कौमी कमीशन बने, सारी चीजें सामने आई, किसने गलत किया है? समर अब्बास साहब, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वहां बनता है जहां कोई शक हो। अगर सामने धूप निकली हुई हो और मैं आपको ये कहूं कि ये धूप है, लेकिन अभी इसके लिए कोई कमीशन बना है, देखें मियां नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है उस पे एक केस स्टार्ट होना चाहिए, सेडिशन का केस स्टार्ट होना चाहिए। और मैं आपको ये कह रहा हूं, इसको भूल जाए कि मियां नवाज शरीफ या जो भी है, जो आदमी ताकत के मंबा पे बैठ कर वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के या किसी भी बड़े ओहदे में पाकिस्तान के बैठ के पाकिस्तान के मफादात को जख्म पहुंचाए और वो अदालत से साबित शुदा गद्दारी डिक्लेयर हो, ये नहीं कि मैं कहूं अगर वो डी चौक में उल्टा लटका के फांसी दें हर उस आदमी को जो पाकिस्तान से गद्दारी करे, लेकिन अदालत से साबित हो। और एक और चीज नहीं, चले ये गद्दारी साबित होगी तो फिर उसके बाद ये चीजें होंगी। अभी किसी किस्म की गद्दारी किसी पर साबित नहीं हुई, और ये फांसी वगैरह जो है, ये इस तरह की बात हम इसको कंडोन नहीं कर सकते किसी भी सूरत। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बड़ाई साहब से जानेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब के बयान की वजह से उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन सी पैदा हुई है, ये कितनी नुकसानदेह होगी पार्टी के लिए। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। सुहेल वड़ाइच साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के बयान पर बाहर से तो तनकीद आई ही, दीगर अपोजिशन जमात होगी, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर भी अब आवाजें उठ रही हैं। पार्टी के कई लोग कहते हैं कि वो किस तरह से जस्टिफाई करें, किस तरह वजाहत दें अपने हल्के में अपने वोटर्स को कि जो मियां साहब ने बयान दिया है। और इलेक्शन चूंकि करीब हैं और साउथ पंजाब में तो नून लीग को नुकसान हुआ, लोग तहरीक इंसाफ में कुछ चले गए, लेकिन सेंट्रल पंजाब में और नॉर्दर्न पंजाब में तो अभी तक पार्टी इंटैक्ट बज़ाहिर नजर आ रही थी। तो क्यों मियां साहब को अपनी पोजीशन राजनपुर के सिपाही की तरह नजर आने लगी है? मेरा ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ अपने इस नैरेटिव को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि पिछली दफ़ा भी जो उनकी हुकूमत को मुश्किलात थीं वो इन वजूहात की बुनियाद पे थीं, और अगर आज इलेक्शन में कैंपेन में वो डिस्कस ना हुए और इलेक्शन वैसे ही हो गए तो वो मुश्किलात तो वैसे ही बरकरार रहेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो मामलात जो हैं वो लेके आएँ। और आप उनके बयान का ये असर क्यों नहीं देखते कि एक हफ्ते के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलास हो गए। तो आखिर वो ये चाहते थे कि ये इर्ताश पैदा हो, और वो इर्ताश पैदा हो गया। और दूसरी बात यह है कि उन्हें शायद ये इल्म है कि सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब या पोठोहार के लोग इस बयानिए को पसंद नहीं करते, जो कि एंटी इंडिया ना हो और जो एंटी आर्मी हो। लेकिन उन्हें मजबूरी ये है कि अगर वो ये बयानिया नहीं लाते तो फिर वो ख़ुद अपने आप की जो हुकूमत का ख़ात्मा है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्हें ये बयानिया ज़रूर सामने इसलिए लाना पड़ रहा है कि वगरना वो उनको ये साबित हो जाएगा कि उनको अदालतों ने करप्शन में सज़ा दी है। इसलिए वो चाहते हैं कि कोर ऑफ द इशू को सामने लाया जाए, और चाहे उन्हें सेंट्रल पंजाब या पोठोहार में मुश्किलात ही पेश आएँ,
अपने नैरेटिव को एक्सप्लेन करने में, लेकिन वो इसे एक्सप्लेन करें। और आप ये देखें कि स्टेट को तो बहरहाल इस हवाले से तशवीश है और बड़ी जायज़ तशवीश है, इसीलिए एक हफ़्ते के अंदर 2 इजलास हुए, स्टेट डिपार्टमेंट ने उस पर रिएक्शन दिया। और पहले ऐसे लगता था कि सारी दुनिया नवाज़ शरीफ के करप्शन के केसेस पर खामोश है, बल्कि सोई हुई है या चाहती है कि उन्हें सज़ा हो जाए। और दूसरी तरफ हमारा जो स्टेट स्ट्रक्चर था उसमें भी उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, चाहे वो फ़ौज थी चाहे अदलिया थी। अब कम अज़ कम उनके मुखालिफ तो सेंटिमेंट आएगा, कम अज़ कम कुछ इर्ताश तो होगा। सियासतदान यही चाहता होता है कि उसका नोटिस लिया जाए, उसकी बात पर या हाँ कही जाए या ना कही जाए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ ने ये बयान देकर इस हद तक तो कामयाबी हासिल कर ली है। जहाँ तक उसके नेगेटिव वोट बैंक पर असरात हैं वो ज़ाहिर है पड़ेंगे, लेकिन अगर वो लाइन ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर उन्हें इस वोट बैंक के जाने से कोई इतना जो है वो अफसोस नहीं होगा। वैसे आपके तज्जिए से सुहेल वड़ाइच साहब ये बात भी अब वाज़े हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों बार बार ये बात रिपीट करते थे कि मेरा मुकाबला तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि किसी और मखलूक से है। तो आपके तज्जिए से ये बात बिल्कुल अब वाज़े हो गई है क्यों वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। मुजफ्फर साहब, एक राय ये भी है कि इस बयान से ज़्यादा जो तरह तरह की वजाहतें सामने आई हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कि आपकी पार्टी के सदर हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कुछ और बात कर रहे हैं, और वो भी मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर। तो इससे तो पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन सी फैल रही है। पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भी सोचते हैं कि यार हम किसकी तरफ जाएं, मियां साहब कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन पार्टी में कितना नुकसान पहुंचाती है आपके वर्कर को, आपके वोटर को, आपके रहनुमाओं को? जी, मैं ज़रा एक दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले मैं नैयर बुखारी साहब को जवाब देना चाहूँगा कि नैयर बुखारी साहब को ज़रा चाहिए कि वो FIR ज़रा निकलवा कर देखें जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने जो FIR दर्ज की थी इस मुंबई हमले से मुतल्लिक, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये तो ख़ुद माशाल्लाह वकील हैं, तो इन्हें पता है कि हुकूमत ने उस वक्त क्या मौक़िफ़ लिया कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल हुई या नहीं हुई। रहमान मलिक साहब की ज़रा टेप इन्हें सुनवाएँ जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम बातें जो हैं वो की हैं, और फिर बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके डॉसियर्स जो हैं उसकी डॉसियर्स जो हैं वो एक्सचेंज किए गए, हिंदुस्तान को बताया रहमान मलिक साहब अपनी सारी बात के बाद ये भी कहते हैं कि ये रॉ ने करवाया था। मेरी बात तो ये पूरी प्लानिंग थी। भाई आज कह रहे हैं ना, मैं तो आपको इसी वजह से कह रहा हूँ कि उस दौर के आप तमाम कागजात FIR तो उन्होंने दर्ज करवाई थी ना, FIR निकलवाएं। वो जो यार बात तो कर लेने देना। 7 लोग जिनके ऊपर मुकदमात करके उनको जेल में डाला था, किस वजह से डाला था? इस वजह से डाला था कि वह रॉ के एजेंट हैं। कहाँ उस FIR में लिखा हुआ है? ज़रा FIR निकालें। वो जो इन्होंने डॉसियर्स एक्सचेंज किए हुए हैं वो किसके साथ डॉसियर एक्सचेंज किए हुए हैं? अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने भी जिक्र किया, तो ज़रा इमरान खान के भी वो तमाम, अगर उन्हें सेडिशन के चार्जेस करने हैं तो इमरान खान के 5-7 क्लिप्स जो चल रहे हैं इस वक्त वो सारे ज़रा चलाएं आप अपने प्रोग्राम में, ताकि पता चले कि फ़ौज के मुतल्लिक वो क्या बयानात देते रहे हैं। वो बयानात सही थे, जो बयानात वो अब दे रहे हैं वो बयानात सही हैं। उन्होंने बुचर कहा आर्मी को, बांग्लादेश के हवाले से आर्मी के ख़िलाफ़ बातें की, और बेशुमार चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। और ये मुंबई हमले के जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि खान साहब ने भी दिए थे, पीपल्स पार्टी ने भी दिए थे, इसलिए मियां साहब ने भी दे दिए तो कोई गलत नहीं किया। तो मैं तो आपको, अगर मुझे आप मेरी जस्टिफिकेशन देने देंगे तो मैं दे पाऊंगा ना, मैं आपकी जस्टिफिकेशन तो नहीं दूंगा अगर आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। जी बात करें। कहने का मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई मियाँ साहब ने ऐसी बात नहीं कही जो इससे पहले नहीं की गई। ये बात पाकिस्तान के सदर उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ओथ के ऊपर थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब कर चुके हैं। वो 13 साल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं। DGISI हमीद गुल साहब कर चुके हैं। ISPR जो हैं अतर साहब, जनरल अतर जो थे, उन्होंने कहा कि मेरी पहले नहीं, आप ना करें। आप मुझे 1 मिनट, आप मुझे जरा 1 मिनट। कौमी सलामती कमेटी ने मजम्मत क्यों की उनके बयान की? वो कौमी सलामती कमेटी के जिसके चेयरमैन आप ही की पार्टी के वजीर आजम हैं। मैं तो वही बात करूंगा, आप मुझे डीरेल नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया है तो मैं अपनी बात तो मुकम्मल करूंगा, और अगर आपको दुख रहा है कि मैं ये नाम ले रहा हूं और मैं ये नाम ना लूं तो आपको चाहिए था कि आप मुझे बुलाते ही नहीं प्रोग्राम पे। आप नर्वस हो जाते हैं जब मैं ये नाम लेने शुरू करता हूँ कि किस किस ने ये बात की, और फिर आप बात को बदलने की कोशिश करते हैं। ये मत कीजिए, क्योंकि मुझे बुलाएंगे तो मैं वही बात करूंगा जो मुझे करनी है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। ठीक है, तो ये सारी बातें कर लें।
अगर आपने सेडिशन का इल्ज़ाम लगाया ही है, अगर आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल अतर साहब, हमीद गुल साहब, रहमान मलिक साहब ये बात करें तो वो वफ़ादारी है, मगर ये सेडिशन है। जब इमरान खान साहब भी बात करें तो वफ़ादारी है, मगर नवाज शरीफ करें तो ये गद्दारी है। अगर आपको ये बात करनी है तो कमीशन बना दें। आप किस चीज़ से डरते हैं? खौफजदा हैं किसी बात से? कोई बात छुपी हुई है? जब वो कह रहे हैं मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, एक कमीशन बनाए तो फांसी पे चढ़ा दें कमीशन लगा के, वो तमाम चीज़ें सामने आ लेने दें। क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो? आखिरी बात जो मैं वजाहत के हवाले से कहना चाहूँगा, वो मैं भी वजाहत कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। वो वजाहत ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की रियासत ने ये सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन क्यों इस्तेमाल होती है, शुड आर लैंड हैव बीन यूज्ड, जो आपने अपनी FIR के अंदर लिखा हुआ है। आप जरा तारिक खोसा साहब का वो पढ़ लें जो उन्होंने डॉन के अंदर 2015 के अंदर तफसील दी है कि हमारी सरजमीन पे कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। प्राइम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फिर सब आप इस पे भी रिस्पॉन्ड कीजिए, डॉक्टर साहब पे भी, और साथ जो कौमी कमीशन की बात करें मियां साहब, तो फिर बन जाए कमीशन, हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। समर, बात यह है कि जो तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया अपने डिफेंस में, इनको अपना डिफेंस देना चाहिए। ये काउंटर एलिगेशंस पे आ गए कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। आप इक़्तिदार में रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते आप। और अब लेट मी कंप्लीट इट नाउ डॉक्टर साहब, प्लीज डोंट इंटरफेयर नाउ। जी बुहारी साहब, आप बात करें। सेकेंडली आज दूसरी मरतबा भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। इनके प्राइम मिनिस्टर में जुर्रत होती तो डिसएग्री करते जब फर्स्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को कंडेम किया गया। सब्सिक्वेंटली आके इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे था। You should have taken the stance over there कि नहीं जी whatever आप जो कह रहे हैं कमेटी में I disagree, अपना डिसेंटिंग नोट देते। और आज फिर वो मीटिंग हुई तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उनसी है वो तो अंडर द रूल्स एंड द लॉज कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और वो एक शख्स के बारे में फ़र्द वाहिद नहीं है उसमें कमेटी में। उसमें जॉइंट सर्विसेज के लोग हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, कैबिनेट के लोग हैं। तो वो जब कंडेम कर रहे हैं इसको तो मीनिंग देयर बाय कि इनका जो स्टेटमेंट था दैट वाज एंटी स्टेट स्टेटमेंट। पॉलिटिक्स करनी है आप ज़रूर करें, बरा कौमी कमीशन बनाने के बाद पहले तो आप जो मुकदमात आपके ज़रिए तजवीज़ हैं करप्शन के उनको भुगत लें। आप कौम की इंटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं इस तरफ, और यही तो आपका नैरेटिव था कि आप और बहुत सारे लोगों ने भी, अभी सोहेल वड़ई साहब ने भी कहा कि आप इससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं और ताकि वो कमीशन की तरफ चला जाए और वो करप्शन के इश्यूज जो हैं वो दब जाएं। आप अपना डिफेंस दें, अपनी इनोसेंस प्रूव करें, अपनी मनी ट्रेल दे दें। रहा बात ये कि वो कामयाब हो जाएंगे या कामयाब हो गए हैं अपना नया नैरेटिव दे के और करप्शन के केसेस से, तो मैं नहीं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स नाउ कि वो डिसीजन आ जाएगा। कौम को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ करप्शन की है इन्होंने, किस किस ने करप्शन की है, और जिसने भी करप्शन की है ही इज़ अकाउंटेबल, और वो अपने जवाबदेह हैं और उनको जवाब देना चाहिए, चाहे कोई भी शख्स है वो किसी हैसियत में भी रहा। करप्शन जो है इसने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है। सर यहाँ पे ना सर FIR का और जो रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू है और जो डॉसियर्स एक्सचेंज हुए इनके दौर में, जरा इनसे पूछ तो लीजिए उसकी क्या हकीकत है। चलो यार, आप गवर्नमेंट में एक्शन ले लेना, आप गवर्नमेंट में बैठे, टेक सम एक्शन नाउ। नहीं, आप तो हुकूमत में थे उस वक्त, आप हमें बताएं तो सही, आपने FIR दर्ज करवाई थी। शाहिद खाकान इज योर प्राइम मिनिस्टर, टेक सम एक्शन अगेंस्ट मलिक। आप भी तो रहे हैं, मैं तो FIR के मुतालिक पूछ रहा हूँ। आप छोड़े ना, हमने नहीं किया, आप ले लो एक्शन, प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ नाउ। चलिए छोड़िए, चलो ठीक है, कोई ले ले एक्शन। अली मदहान साहब, बात आगे बढ़ाते हैं कि इस वक्त जो नून लीग में जो हमने बात की कि कोई कंफ्यूजन भी है, डिफेक्शंस भी हो रही है। रोजाना हम देख रहे हैं कि जोक दर जोक जो नून लीग छोड़कर लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। अभी तक तो खान साहब खुश हैं
कि उनकी पार्टी में नून लीग से लोग छोड़कर अब उनकी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हमें लग रहा है कि तहरीक इंसाफ में भी मामला कुछ इस तरह से अच्छे नहीं रहेंगे। अभी से हम देख रहे हैं कुछ खबरें आना शुरू हो गई कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इख्तलाफात इमर्ज होना शुरू हो गए। जो पुराने लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो खुश नहीं हैं नए लोगों को लेने के लिए। अगर मियां नवाज शरीफ गलत है तो उनकी पार्टी से आने वाले लोग कैसे दुरुस्त हो गए, जिन्हें आप रोजाना खान साहब दर्जनों के हिसाब से उन्हें शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, तो वो एक नाराजगी सी भी हमें नजर आने लगी है। टिकटों के मामले पर भी इख्तलाफ बनेगा जब आप 6 से इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर लेंगे। समर साहब, एक तो रिक्वेस्ट है, 4 आप गेस्ट बुला लेते हैं, फिर आप अपनी बात ज्यादा करते हैं, अपनी बात तो हमें पूरी कर लेने दिया करें। जो मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था वो ये है, छोड़े के कौन किधर जा रहे हैं, कौन किधर नहीं आ रहा, गोली मारे उसको जो किधर जाए, जो उधर आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें, ये हमारे घरों में शहादतें आ रही हैं। एक कर्नल सोहेल शहीद हुए हैं और आज सुबह मैंने एक मैसेज देखा, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का मैसेज एक वो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, वो मैंने देखा। उसमें ये है कि यार हमारे घरों में जो लाशें हैं, हमारे बच्चे पूछते हैं कि हमारे बाप किधर है, हमारे बाप किधर है, किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इन लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। जो सुहेल बड़ाइच साहब का जो अभी तजिया सामने आया है, उन्होंने भी ये बात की है कि अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए, काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, ताकि करप्शन पे वो जेल ना सड़े, इस चीज में जाके जेल में चक्की पीसें और दुनिया से उनको सपोर्ट मिले। ये है आपकी सियासत, और शर्म आनी चाहिए यार। ये आपकी सियासत है कि 3 बार का आपको वजीर आजम बनाया और अपनी मां पे जो है आप गद्दारी, उससे वो गद्दारी और क्या होती है। आपका फौजी उधर मार रहा है, खप रहा है, और इसको छोड़े सियासी बोने जिन्होंने अपने मुस्तकबिल एक शख्स से वो कर रखे हैं। जो अवाम की ताकत से आता है ना, वो अवाम की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, वो शख्सियत की बात नहीं करता। करके देखे इमरान खान साहब ऐसी बात, और पूरी तहरीक इंसाफ में से आधी तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी। ये जो आप इधर डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान ने बात की थी, फलाने की थी, फलाने की थी, सब ने ये बात की थी कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है। उस जमाने में जब मुशर्रफ हुकूमत में था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन सब ले रहे थे, लेकिन आज तक मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी भी एक ऐसे शख्स ने, मैं कहूंगा बदकिस्मती की बात है, कोई बदबख्त ऐसा नहीं है जिसने अपने मुल्क पे जो है ये फतवा सादिर कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि शुड बी अलाउ ओवर लैंड, उन्होंने कहा शुड बी अलाउ देम, सही, शुड बी अलाउ देम। चले आप नुक्ता की तरफ आ जाए, जो मैंने सवाल आपके सामने रखा अली खान साहब, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। आप क्या समझते हैं सारे बेज़मीरे बैठे हैं, सारे बेज़मीरे। एक आदमी अपनी मां से गद्दारी करेगा, अपने मुल्क पे गद्दारी के फतवे सादर करेगा। अमेरिका को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हिंदुस्तान को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो बैठे रहे आपके नीचे, वो जाएंगे कहीं और, वो अपने लिए मुस्तकबिल ढूंढेंगे, और सारे के सारे आपकी एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया नैरेटिव के साथ ही नहीं है। मुझे जवाब दिया जाए, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो वजीर आजम के तर्जुमान है, इसके भी और उस नाअहल के भी। क्यों मिला नवाज शरीफ सज्जन जिंदाल से? आज तक कोई रिपोर्ट है क्यों मिला मरी में? मुझे ये बताया जाए कि बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी हमारे डिफेंस के इदारों को, मुल्क को बताए बगैर हिंदुस्तान का वजीर आजम के घर आके उनसे मिलता है। क्या नवाज शरीफ जाके हिंदुस्तान में उनसे मिला नहीं था इन लोगों से? विदाउट आपकी जो फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मिला। मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि मियां साहब आपको बड़ा दुख है, इस वक्त डिटेल भी, इस वक्त डिस्कशन नैरेटिव भी नहीं था, ये मसला तो खत्म हो चुका था। ये मसला तो ये तो ऐसी बात है कि जिनके लोग मरे थे वो भी भूल भाल गए थे। आपने एक मरे हुए घोड़े को निकालने की कोशिश की है, और आप इस तरह कहने से 10 साल पहले मुर्दा हो जाए, कोई मार दिया जाए, 10 साल बाद अली मोहम्मद खान को कह दे भाई मैं मारा। मियां नवाज शरीफ साहब आपको कह रहा हूं, तो मत लगा के। ठीक है, मैं यही नुक्ता सुहेल बड़ाइच साहब के सामने रखता हूं कि सुहेल बड़ाइच साहब, इस वक्त जो शमूलियतें हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, नून लीग से जो लोग टूट के आ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? तहरीक इंसाफ में भी अब जाके आगे टेंशन पैदा होगी, जब जो पुराने लोग हैं जो पिछले 10 साल से या 5 साल से तहरीक इंसाफ का बदला ले रहे फिर अपने अपने हलकों में, उन्हें जब टिकट नहीं मिलेगा तो तहरीक इंसाफ के लिए भी मामला ठीक नहीं होगा। और आपको पता है कि इंतखाबी सियासत में किसी को जिताना मुश्किल होता है, हराना बड़ा आसान होता है। बड़ाइच साहब, जरा साथ के साथ जो मैंने सवालात पूछे वो FIR के हवाले से और इमरान खान के बयानात के हवाले से, उस पर भी तबसरा कर दीजिए। आप तो बड़ी देर से देख रहे हैं सियासी तारीख को पाकिस्तान की। के खिलाफ आप स्टार्ट करें, आप हुकूमत में आप इल्जामात लगाने नहीं बैठे, अपने आप को डिफेंड करें, नवाज शरीफ के प्रो हिंदुस्तान बयान को डिफेंड करें, उसको वजह हमें बताएं कि क्यों इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को उन्हें खुश करने के लिए बयान दिया, क्यों खत्म साहब। मैं जरा बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, सुहेल बड़ाइच साहब की तरफ जाते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब बताइएगा फिर तहरीक इंसाफ के लिए आगे किस तरह के चैलेंजेस सामने उभरने लगे हैं? बंदे तो अभी वो शामिल कर रहे हैं खान साहब धड़ाधड़, लेकिन ये चीज कल को जाके परेशानी का बायस नहीं बनेगी तहरीक इंसाफ के लिए जब एक एक हल्के में 4-4, 5-5 आप इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर लेंगे? मेरा ख्याल है ये परेशानी तो बनेगी, लेकिन रिजॉल्व कर लेंगे।
उसकी वजह ये होती है कि जिस पार्टी की ये तवक्को होती है कि वो इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म करेगी, तो वो पार्टी अपनी बाकी कैंडिडेट्स को वादे कर सकती है। वो उनसे सेनेट का वादा कर सकती है, उनसे हुकूमती ओहदे का वादा कर सकती है। और माजी में भी जो सियासी जमातें हैं वो अपने इस क्राइसिस को डील कर लेती हैं। और दूसरा, उस वर्कर के पास या उस शख्स के पास जो एक दफ़ा पार्टी में आ जाता है और इलेक्शन से एक महीना पहले या सिर्फ चंद दिन पहले ये फ़ैसला करना कि वो टिकट के बाद बगावत करके दूसरे ग्रुप में चला जाए, वो उसके लिए वायबल नहीं होता। उसके लिए ये रास्ता नहीं होता कि फिर वो उस पार्टी को छोड़ दे टिकट की बुनियाद पर। और पार्टियां जानबूझकर भी कोशिश करती हैं कि आखिरी वक्त में टिकट दिए जाएं और सिक्रेसी रखी जाती है कि किसी को पता ना चले कि किसको टिकट मिल रहा है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो डिफेक्शन वक्त से पहले होनी है वो रोकी जाए और आखिरी वक्त में आके लोगों के पास चॉइस नहीं रहती, फिर वो उसी पार्टी के साथ चलते हैं जिसमें शामिल होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा पीटीआई के अंदर। इसको वो मैनेज कर लेंगे क्योंकि अब इलेक्शन में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। अगर पहले कुछ ऐसा हो जाता तो फिर शायद मुमकिन होता। हाँ, इलेक्शन के बाद जब ये वादे पूरे नहीं कर सकेंगे तो फिर उस वक़्त ये बिकरिंग जो है ये बढ़ेगी। इलेक्शन की डेट तक मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम होगा। जहाँ तक बात हो रही है बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ पर, बड़े सारे जज्बाती लोग हैं, सारी अपने अपनी पॉलिटिकल व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसका हतमी फ़ैसला तो आवाम की अदालत ने करना है कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम जो झटपट से किसी को गद्दार, किसी को काफिर और किसी को जो है वो गैर मुहिब्बे वतन कह देते हैं, बिल्कुल ये रवैया तो मेरा ख्याल है तरक्की कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम बड़े मुहिब्बे वतनों को भी गद्दार कह के जो है वो बुरा भला कहा। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये फैसला और इसका तरीक़ेकार सिर्फ एक है और वो ये है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट गद्दार कहे सिर्फ आप उसे गद्दार कह सकते हैं और किसी को नहीं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। बुहारी साहब, जरदारी साहब तो दावा करते हैं कि फेडरल के साथ पंजाब में भी नून की हुकूमत नहीं बनने देंगे, आपकी हुकूमत आएगी। लेकिन ये कैसे आएगी? जो इलेक्टेबल्स हैं वो तो पीपल्स पार्टी के बजाय तहरीक इंसाफ की तरफ ज्यादा उनका रुख है। हालांकि जनूबी पंजाब आपका इंतखाबी नारा आपके मंशूर का हिस्सा, वहां से भी लोग तहरीक इंसाफ में, उन्होंने तहरीक इंसाफ को तरजीह दी, पीपल्स पार्टी को नहीं दी। देखिए, लेट्स सी कि 31 मई के बाद सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या सामने आती है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अपने मोर्चे पे होंगी और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्ट और एम तो यही होता है इलेक्शन में जाने का कि वो इलेक्शन में बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स ले और अगली गवर्नमेंट फॉर्म करे। और ये ऑब्जेक्ट भी हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हमारा ऑब्जेक्ट भी यही है। अब उस पर हम अपनी परफॉर्मेंस पे जाएं, हम अपने मैनिफेस्टो पे जाएं, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने परफॉर्मेंस पे जाएं, अपनी मैनिफेस्टो पे जाएं, अपनी फर्दर कमिटमेंट्स पे जाएं। तो लेट्स सी कि पीपल पाकिस्तान वो किस तरह वोट करते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हैं और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब से कि बड़ी बदकिस्मती, पहले तो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एक दूसरे को कहते थे गद्दार, जो कहना नहीं भी चाहिए ऑब्वियसली। जब तक अगर किसी के बारे में कोई शक व शुबा है तो फिर उसके बारे में अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर उसके लिए मैटर रेफर हो जाता है टू द कोर्ट्स। लेकिन मुझे दुख हुआ कि अवाम नास सड़कों पे निकल के आए और एक पॉलिटिकल लीडर को गद्दार कहना शुरू हो गए। तो इस पर इनको अपना जो डिफेंस है वो लेके आए बजाय एक काउंटर एलिगेशंस कर। ठीक हो गया,
जी डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैंने आपकी बात काटी थी, मैं चला गया था आगे, आप बात कर लें फिर। नहीं कोई बात क्या करनी जी। आज मुझे एहसास हुआ वो एक मुहावरा है कि निगार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। मैं बार बार सवालात पूछ रहा हूँ लेकिन कोई किसी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। आपके पास भी वो क्लिप्स हैं इमरान खान साहब के भी और दीगर क्लिप्स भी हैं, मगर आज उनकी कोई सुनवाई नहीं, ना वो चल रहे हैं, ना उन पर बात करने की इजाज़त है। जब उनको आप रेफ़र करें तो आप कहते हैं किसी चीज़ से कंपैरिजन ना करो, बस ये मान लो कि नवाज शरीफ गद्दार है। अभी सुहेल बड़ाइच साहब नहीं आप अभी आपके मीडिया का ये काम है सर, आपके प्रोग्राम में अभी सेडिशन का सर ठहर जाएं, ऐसे ना करें। आपके प्रोग्राम में सेडिशन की बात हुई है, फांसी पे टांगने की बात हुई है। ये कोई अलग प्रोग्राम है, आप हर सेगमेंट के बाद क्या प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। और जहाँ तक सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा वो भी बात ठीक है। अगर आप असगर खान केस देखें तो उसके अंदर जनरल असद दुरानी ने अदालत में जाके कहा था कि बेनज़ीर जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये अगर आप 5, 10, 50 रुपए दें तो आपको कॉपी मिल जाएगी जिसमें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अदालत के अंदर ये कहा गया कि वो पाकिस्तान के वो गद्दार हैं, वो एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। हम सबको सेंसिटिव होना चाहिए, हम सबको सेंसिटिव होना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। समर, इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। खान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहिए होंगे कि अब तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने 100 दिन का प्लान भी अपना पेश कर दिया, तो फिर आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अगले इलेक्शन को लेकर। समर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट हम वी आर होपफुल कि इमरान खान इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। बाकी तमाम पाकिस्तानियों और तमाम पॉलिटिकल वर्सेस के लिए सिर्फ यही एक मैसेज है कि आपकी जो जमात है वो परमानेंट नहीं रहती, लेकिन आपका मुल्क जो है वो परमानेंट रहता है। और ये सिर्फ दुनियावी या सियासत की बातें नहीं, आखिरत की भी बात है। एक आदमी ने अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरे से इधर भी सवाल होगा और मेरे से उधर भी सवाल होगा। और एक और आखिरी चीज कि आप मैदान जंग पे आप जीती भी बाजी हार जाते हैं अगर आपके अंदर आस्तीन के सांपों को नहीं पहचानेंगे। अगर ऐड करना चाह रहे क्विकली ऐड कीजिएगा 20 सेकंड में, फिर मैंने प्रोग्राम अपना बंद करना है। जी बुहारी साहब, बात सुने, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया असद दुरानी की, असद दुरानी वो है, उसका एफिडेविट जो एयर मार्शल असगर खान केस में है और उसने डिटेल्स दी हैं कि किस किस ने पैसे वसूल किए और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में कौन खेल रहा था। उसका जवाब दे देते तो बहुत बेहतर होता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।